जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन अ सर्टेन सेक्शन ऑफ हाईवे इज़ 2 पर वीक। टाइम ट्रायल है जी, जिसमें आपको एवरेज बताई जाती है टाइम की बेसिस के ऊपर। तो टाइम ट्रायल जो है वो आपको पता है कि हम लोगों ने कहा था कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं। अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉलोज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने खुद भी बता दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एक्सीडेंट ऑन दिस सेक्शन ऑफ हाईवे ड्यूरिंग ए 2 वीक्स पीरियड। जो इस क्वेश्चन में कैच है वो ये है कि आपको जो एवरेज बताई गई है वो बताई गई है एक वीक की, कि एक वीक में 2 एक्सीडेंट्स होते हैं, और आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 वीक्स के टाइम पीरियड की फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो जो आपका मीन है, जिसे हम लैम्डा भी कहते होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि एक वीक में 2 एक्सीडेंट होते हैं तो 2 वीक में ऑन एवरेज 4 की जो है ना वो एक्सीडेंट्स होते हैं। और प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स की। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है जनाब e पावर माइनस मीन, मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब e जो है आपको पता है कि ये रेगुलर कांस्टेंट होता है। e पावर माइनस 4, 4 पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल इज समथिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे देखें ई नज़र आ रहा है रेड कलर में। तो हम अल्फ़ा ई करेंगे, रेज टू पावर माइनस 4 राइट एरो मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू पावर 3, और इसके बाद हम लोग इसको ले जाएंगे 3 फैक्टोरियल पर। सो मज़े की बात यह है कि क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस 4 और 4 रेज टू पावर 3 ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर पर देखें तो नोटेशन एक डिफरेंट तरीके से आ रही है, लेकिन इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। 19.53% जो है ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये 3 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर माइनस 4 के नीचे हो, 4 रेज टू पावर 3 के नीचे हो, या इन दोनों के नीचे हो, ये की बात है, क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। याद रखिएगा, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। लेकिन अगर दरमियान में यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये नोटेशन जो है ये गलत हो जानी थी, फिर हमें इसको ठीक करना पड़ना था। यानी कि हम इसको ऐसे करते कि पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते, फिर हम लिखते अल्फा, नॉट अल्फा, शिफ्ट अल्फा ई रेज टू पावर माइनस 4 राइट एरो 4 रेज टू पावर 3, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर 19.53 आता। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन असाइनमेंट ऑफ 12 रिफर्बिश सीएनजी किट्स कंटेन 4 डिफेक्टिव किट्स। 12 टोटल किट्स हैं जिनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो रही है कि 12 है टोटल पॉपुलेशन की आइटम्स और 4 डिफेक्टिव हैं इनमें से। इफ 5 किट्स आर रैंडमली चोजन फ्रॉम इंस्पेक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी डिफेक्टिव। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ओवरऑल पॉपुलेशन है जिसमें से कुछ रेलिवेंट आइटम्स जो हैं वो हमें पता है, और हम लोग उसमें से एक सिलेक्शन कर रहे हैं, और ये जो सिलेक्शन है दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसमें सब्सीक्वेंट जो सिलेक्शंस हैं वो इम्पैक्ट कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि आपने जो पुरानी जो सिलेक्शंस हुई हैं वो आपकी ठीक हो गई हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक ए हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, हाइपरज्योमेट्रिक क्वेश्चन जिसमें कैपिटल एन जो है वो आपके पास टोटल पॉपुलेशन है 12, और के है जी पॉपुलेशन के अंदर हमारी सक्सेस, जिसे हम 4 डिफेक्टिव आइटम्स कह सकते हैं। इस वक्त सक्सेस ये है कि अगर हम लोग 5 आइटम सेलेक्ट करें तो उसमें एक्स जो है वो एटलीस्ट 3 हो, कम से कम 3 आ जाए, यानी कि कम से कम 3 सेलेक्ट हो जाए, 4 भी हो सकता है। हमें पता है कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है जनाब, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो होती है 0, 1, 2, 3 अप टू n या k विच एवर इज स्मॉलर। इन दोनों में से 2 छोटा है, तो n जो है वो 5 है, k 4 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 4 डिफेक्टिव आइटम्स निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट 3 का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद है, हम लोग 1 बाय 1 वो अप्लाई करते हैं जी। डिनोमिनेटर में कैपिटल N C स्मॉल n होता है, तो 12C5 और KCX होता है जी 4C3 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N माइनस K C N माइनस X, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 3 की। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 जो होगा 4C4 8C0 8C1 12C5। ठीक है जी। तो ये दो आपके पास कैलकुलेशन होंगी, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। 4C3 मल्टीप्लाई बाई 8C2 डिवाइडेड बाय 12C5, ये हो गया जी। इसमें आपने ऐड करना है 4C4 मल्टीप्लाई बाई 8C1 और दोबारा से हमें करना पड़ेगा 4C3। कैलकुलेटर के ऊपर ये जो स्क्रीन पे टच करते वक्त कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। 8C1 और 12C5 आखिरकार 2/11 या 0.1818 इसका आंसर है। अच्छा, कैलकुलेशन में गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं। 4C ये वाला जो है ये 4C4 एक्चुअली 4C4 8C1 इक्वल्स टू, या अगर हम इसको वो करते हैं तो 15.15% ऑप्शन सी। आगे चलते हैं जी। A local news channel has conducted an opinion poll for constructing more dams in the country. The poll results indicate that 80% of the participating viewers support the idea. उन्होंने कहा है कि जी डैम बनाने के लिए हम लोगों ने एक ओपिनियन पोल किया है और उसके ऊपर 80% लोग जो थे वो कहते थे कि डैम बनाना चाहिए, 10% आर अगेंस्ट द आइडिया, 10% कहते थे नहीं बनाना चाहिए, और 10% लोगों को पता ही नहीं है कि डैम क्या होता है। They are undecided, they don't know. If a sample of 10 participating viewers is selected at random, the probability that at least 8 viewers will support the idea will be। अच्छा जी, आपके सामने कि हम लोगों ने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं 10 लोग। ठीक है जी। तो एक रैंडम सिलेक्शन है जिसमें हर बंदे के चांसेस कि वो इस आइडिया को सपोर्ट करता है वो 80% हैं, इस आइडिया के अगेंस्ट है 10% है, और उसको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, न्यूट्रल है तो वो भी 10% है। ठीक है जी। न्यूट्रल ये नो है और ये न्यूट्रल है। ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है कि हम लोग 10 लोगों को सिलेक्ट करें। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें कम से कम 8 व्यूअर्स जो हैं वो इस आइडिया को सपोर्ट करें। एटलीस्ट 8 लोग जो है वो इस आइडिया को सपोर्ट करें। यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की, कि ऐसे लोग आ जाएं, 8 से ज्यादा ऐसे लोग होने चाहिए जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। अब ये 10 इंडिपेंडेंट लोगों को सिलेक्ट किया जाए, हर एक की इस आइडिया को सपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी 80% है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है जिसमें आइडिया को सपोर्ट करना हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा 80%, और बाकी जो कुछ भी है वो हमारा क्यू बन जाएगा, यानी कि 20%। हम लोग 10 लोगों को सिलेक्ट करें और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 की। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10।
जब आप 10 लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो ये चांसेस भी हैं कि 8 लोग इस आइडिया को सपोर्ट करें, ये चांसेस भी हैं कि 9 लोग इस आइडिया को सपोर्ट करें, और ये चांसेस भी हैं कि 10 लोग इस आइडिया को सपोर्ट करें। लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि आपने तो सेलेक्ट ही 10 करने हैं। तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, 3 दफ़ा कैलकुलेशन होगी। बाइनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है कि एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स होता है। तो अगर x 8 है तो हम कहेंगे 10c8 0.8 पावर 8 एंड 0.2 पावर 2 प्लस 10c9 0.8 पावर 9 0.2 पावर 1 प्लस 10c10 0.8 पावर 10 एंड 0.2 पावर 0, राइट। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट इन करना शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन बनेगी। हम कहते हैं कि 10 देन प्रेस करेंगे शिफ्ट C8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 0.2 रेज टू पावर 2। ठीक हो गया जी। फिर प्लस का साइन 10c9 मल्टीप्लाई बाई 0.8 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 0.2 रेज टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा मैं प्लस कर दूंगा। अब मैं कहूँगा 10c10 मल्टीप्लाई बाई 0.8 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 रेज टू पावर 0। एनीथिंग पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो मैं यहाँ पे ये ना भी लिखता 0.2 रेज टू पावर 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। बहरहाल आप यहाँ पे देखिए कि मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाई क्योंकि कैलकुलेटर हमेशा ये करेगा कि पहले जो भी मल्टीप्लिकेशन है उनको करेगा, फिर एंड पे जब सारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी फिर उनको ऐड करेगा। तो मुझे भी यही चाहिए। तो ये है जी 67.78% हमारा आंसर है जी 67.78% या 0.6778 के 80% लोग जो सपोर्ट करते हैं। और अगर हम 10 लोग सेलेक्ट करें तो कम से कम 8 लोग डैन बनाने को सपोर्ट करें, तो हमारे पास इस तरीके से जो सपोर्ट निकलेगी वो 67.78% निकलेगी। अगला सवाल देखते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक का क्वेश्चन, कंसाइनमेंट 25 ऑटो बैटरीज 3 आर डिफेक्टिव। तो टोटल जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 25 की है, के 3 है। टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो सक्सेस है वो हमारी 3 आइटम्स है। इफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 5 बैटरीज चोजन, तो ये स्मॉल n हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू n c n कैपिटल n c स्मॉल n 5 के c x होता है जी, यानी कि 3c2 और फिर उसके बाद 22c3। ये आपकी जो है ना वो कैलकुलेशन बनेगी। फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, आपको पता है ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैं ज़्यादा इसको समझाने की तरफ नहीं जा रहा। तो हम लोग कहते हैं जी 3c2 मल्टीप्लाई बाई 22c3 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ जी नहीं, अभी हम लोग पहले इसको इक्वल टू कर लेते हैं फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25c5 के साथ 25c5 तो मेरे पास आंसर आया 2/23 या 8.69 या 8.7%। 8.7% ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेशनल अचीवमेंट टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड एनुअली टू 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो 3री क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए एक नेशनल अचीवमेंट टेस्ट होता है। द टेस्ट हैज़ ए मीन स्कोर ऑफ 100। वो जो टेस्ट है उसका मीन स्कोर है 100 और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है जी 15 की। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें 100 का मीन आता है और 15 की स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। इफ़ जेन्स जी स्कोर इज़ 1.20 व्हाट इज़ हर स्कोर ऑन द टेस्ट। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और इसमें उन्होंने ये पूछा है कि बताएं कि अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका जी स्कोर 1.2 है तो बताएं उसका एक्चुअली में स्कोर कितना होगा।
तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहाड़ी बनाते हैं और उसके नीचे देखते हैं कि क्या है। मीन है जी 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 की। अब मज़े की बात यह है कि उसने कहा है कि एक बच्चे का जो स्कोर है वो 1.2 है, उसका जेड स्कोर है और वो पॉजिटिव 1.2 है। इसका मतलब है कि वो मीन से ऊपर वाली साइड पे है, कहीं पे यहाँ पे है, और उसका जेड जो है ये 1.20 है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली स्कोर कितना है। तो जी स्कोर का फार्मूला क्या होता है जी? जी स्कोर का फार्मूला होता है एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। जी स्कोर उसने दिया हुआ है जी 1.20। एक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, मीन भी 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। ठीक है जी। तो अगर हम इसे वर्क बैक करें तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाय प्लस 100, ये माइनस है ना, 100 अगर आगे ऐड हो जाएगा प्लस 100 तो हमारे पास x जो है वो आ जाएगा। तो 1.2 इंटू 15 जो होता है ये होता है 18, और इसमें 100 ऐड करें तो 118 इज योर आंसर। तो उसका जो स्कोर है, जो उसका मार्क्स है वो 118 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस विच आर डिविजिबल 5 व्हेन द रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड। इससे पहले हमने 5 के डिविजिबल का एक सवाल किया था जी। उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप इस क्वेश्चन की देखना चाहें तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन के ऊपर टिक किया तो वही सामने निकला है। 5.11 वाज द क्वेश्चन जो कि हमने किया था। तो भाई अगर आपने समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो 5.11 पे चले जाएं। वैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें से 5 हम डिविजिबल बाय 5 की वजह से फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास 5 आइटम्स हैं और हमने उनको 2 प्लेसेस पे फिट करना है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5p2 20। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। 5.31 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर फ्रॉम दिस विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। सेम कॉन्सेप्ट है। हमारे पास 3 डिजिट नंबर की 3 प्लेसेस हैं। यहाँ पे जरा गौर से देख लीजिएगा कि ये वाली आइटम है वो कह रहा है जी डिविजिबल बाय 2 है। तो डिविजिबल बाय 2 के लिए हर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है जिसका आखिरी डिजिट डिविजिबल बाय 2 हो। यानी कि यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 7 और 9 नहीं आ सकता, सिर्फ 4 आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, यानी कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ सकता है। उसके अलावा बाकी जो दोनों प्लेसेस हैं उनको फिल करना है। उसके लिए हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी कि टोटल 5 आइटम्स हैं और इनके 2 प्लेसेस हैं। तो 5p2 यानी कि 5 और 4 20। देयर आर 20 वेज जिसमें हम एक ऐसा नंबर 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। इसके लिए फर्दर अंडरस्टैंडिंग 5.11 और 5.31 के क्वेश्चंस करने से आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। 5.33 की तरफ चलते हैं। 2 डाइसेस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 6 अपीयर्स। 2 डाइसेस रोल करेंगे, किसी एक में 6 आ जाए। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि 2 सक्सेस सिनेरियोज हैं और इन दोनों सक्सेस सिनेरियोज के ऊपर जो आउटपुट है वो यही रिक्वायर्ड है कि 6 आ जाए, और एक में भी 6 आ सकता है, दूसरे में भी 6 आ सकता है, या दोनों में 6 आ जाए। 5.19 इज द क्वेश्चन जो कि आपको जाके देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 5.34 की तरफ चलते हैं। एक बॉक्स कंटेन 2 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। यानी कि एक बॉक्स में 2 वाइट, 3 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स है। 2 वाइट, 3 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स है, यानी कि टोटल आपके पास 4 और 3 7 और 2 9 बॉल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw। यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा in how many ways 2 balls can be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw। यानी कि आप 2 दफा बॉल निकालते हैं और कम से कम एक दफा आपके पास एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल आ जाए। तो आपके पास 2 ड्रॉज है ना जी, ड्रॉ नंबर 1 और ड्रॉ नंबर 2। और इसके डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सक्सेस सिनेरियो ये हो सकता है कि पहली भी ब्लैक आ जाए और दूसरी नॉन ब्लैक आ जाए। नॉन ब्लैक कौन सी हो सकती है? वाइट भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। दूसरा सक्सेस सिनेरियो ये है कि पहली नॉन ब्लैक आ जाए
और दूसरी ब्लैक आ जाए। उसने कहा ना जी एटलीस्ट वन बॉल, तो ये भी हमारा वो सिनेरियो कवर करता है। और तीसरा ये है कि पहली भी ब्लैक आ जाए तो दूसरी भी ब्लैक आ जाए। तो दिस इज द वे, ये 3 सक्सेस सिनेरियोज हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर बाद में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल पहली दफा ड्रॉ करने के चांसेस कितने हैं? 3/9, क्योंकि टोटल 9 बॉल्स हैं जिनमें से आपने 3 ब्लैक हैं। और दूसरी नॉन ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखें, जब हम लोग सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पिछला एक्सपेरिमेंट है वो हो चुका है और वो ठीक हुआ है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 8 बॉल्स रह गई हैं हमारी सैंपल स्पेस में, और उनमें से नॉन ब्लैक बॉल्स कितनी हैं? वो जो वाइट है और वो जो रेड है। 2 वाइट हैं 4 रेड हैं, तो टोटल 6/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेम गोज हेयर कि नॉन ब्लैक बॉल की पहले प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/9, और दूसरे स्टेप में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 3/8। अच्छा जी, पहली दफा ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/9 और दूसरी दफा ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 2/8, क्योंकि पहली दफा ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो चुकी है। तो हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आएगा 63, ऊपर आएगा 18, डिनोमिनेटर में आएगा 63 और ऊपर आएगा 18, डिनोमिनेटर में आएगा 63 और ऊपर आएगा 6, नॉट 63, 72, सॉरी 72। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि 18, 18, 36 और 6, 42, 42 आर द टोटल प्रोबेबिलिटी के 42/72 इज द प्रोबेबिलिटी कि जनाब आप जो बॉल सेलेक्ट करेंगे वो आपकी जो है वो इन दोनों में से कोई एक रेड बॉल होगी। अच्छा, एक चीज हम मिस करके सवाल के शुरू में उसने कहा था कितने वेज निकालने हैं। तो अगर आप वेज की बात करें तो ऊपर वाला आंसर है, अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये पूरा जनाब ये आपका आंसर है। तो 42 शुड बी द आंसर, जो कि एटलीस्ट वन बॉल जो है वो ब्लैक है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें करेक्शन होनी चाहिए, 42 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5.35, ये बच्चे बड़ा सवाल पूछते हैं। इन ए टेस्ट देयर आर 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल हैं जी। ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज विद 4 ऑप्शंस। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास एक एमसीक्यू और उसकी 4 ऑप्शंस हैं और आपको नहीं पता और आप आंखें बंद करके टिक लगा देते हैं, तो किसी भी ऑप्शन के करेक्ट ऑप्शन होने के चांसेस कितने हैं? 25%। क्योंकि 4 है, इन चारों में से कोई भी करेक्ट हो सकती है, तो कोई एक के करेक्ट होने के चांसेस हैं 25%। ठीक है जी। तो ये नहीं कि जैसे देखें ना, अक्सर कहते हैं आप लोगों को भी ये गाइड किया जाता है कि अगर आप एग्जाम में जाएं और एग्जाम में आपके पास एंड पे टाइम ना बचे तो फिर भी आप लोग जो क्वेश्चंस आपके अगर कंप्लीट आप नहीं कर पाए तो बाकी क्वेश्चंस को भी फौरन रेंडमली टिक कर आया करें। थोड़ा सा देखा, सवाल को समझा, और अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं तो उसको टिक कर दिया। ये सिर्फ आपने आखिरी 10-15 मिनट में एग्जाम के करना होता है। ये नहीं है कि आप जाएं और जाके रेंडमली टिक मारना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को खाली छोड़ के आने से बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रैंडमली टिक कर आए। लेकिन ये आपने बिल्कुल, जब आपको लगे कि यार 10 मिनट रह गए और सिर्फ आप 10 सवाल भी रहते हैं, तो उनको रैंडमली फिर टिक कर आए, ताकि आपको हो सकता है उनमें से कोई तुक्का लग जाए। ठीक है जी। तो होता ये है कि इन ए टेस्ट देयर आर 20 एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज है जी 20 और 4 ऑप्शन है हर सवाल की। इसका मतलब है कि आप अगर रैंडमली टिक करेंगे तो आपके ठीक होने के चांसेस हैं 25%। कहता है 4 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर ऑल करेक्ट। उसने जनाब 4 क्वेश्चंस जो है ना उसको रैंडमली सिलेक्ट किए हैं एक बच्चे के टेस्ट चेक करने के लिए, और उसने कुछ ना कुछ टिक किया होगा। तो व्हाट आर द चांसेस कि वो सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखा जाए तो ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं। किसी एक क्वेश्चन के ठीक या गलत होने से दूसरे क्वेश्चन के ठीक या गलत होने के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये इंडिपेंडेंट है। हर एक के अंदर ठीक होने के चांसेस बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस की 25% है। तो जनाब ये तीनों बातें हमें बता रही हैं कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगर आप देखें तो आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आपने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, तो आपने जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 4 आपने सिलेक्ट किए और आप चाहते हैं कि वो चारों के चारों ही करेक्ट हों। तो आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 20। आपने जो टोटल पॉपुलेशन है वो कैपिटल N है, लेकिन आप जो करेक्शन कर रहे हैं आप उसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं।
तो n जो है वो 4 है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें जो कैलकुलेशन होती है उसमें आपने देखना होता है कि आप कितने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो टोटल हैं वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होता। और यहाँ पे जो x है वो भी 4 है, क्योंकि आपको चाहिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन x इज इक्वल टू 4। आपने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी कि 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, और 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको चारों में ही सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये 25% है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है ये 1 माइनस 25% यानी कि 75% है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज इक्वल टू 4 की, तो ये होता है जी NCX यानी कि 4C4 p पावर x, p क्या है जी 0.25 रेज टू पावर 4 और 0.75 रेज टू पावर 0। तो आपके पास जो चांसेस हैं इस चीज के चारों जो उसके क्वेश्चन जो उसने सॉल्व किए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो वो 0.25 रेज टू पावर 4 है। मैं इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 0.75 रेज टू पावर 0 नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है भला? उसकी रीजन ये है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 के इक्वली आता है, तो 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो 1/256 आर द चांसेस ऑफ दिस के जनाब आपको 1/256 आर द चांसेस ऑफ दिस कि आपका जितना जो चारों आपने जो क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर आपका करेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट किए हुए चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर ठीक लगे हुए हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A bookcase contains 6 math books and 12 accounting books. If a student randomly select 2 books, then find the probability that both are math books or accounting books. ये सवाल भी हमने कर लिया हुआ है। ठीक है जी। तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं ये किधर किया था। मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस बता देता हूँ जी, फिर वहाँ से हम लोग इसको जाके तो दोबारा आप देख लीजिएगा। ये रही 5.16 5.16 जो है दिस इज द रेलिवेंट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई डोंट नो ये 2 दफा कॉपी क्यों हो गया, लेकिन आगे चलते हैं। 5 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर एक्सेप्ट 0 and 1। ले जनाब, आपने एक पिन कोड बनाना है जो 5 डिजिट्स का है, वो किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो 0 या 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। नो जीरोस, नो वंस। If repetition of the same digit is allowed, then the probability of pin code beginning with a 7 and ending with an 8 is। अच्छा, वो कहता है कि जी रेपिटेशन अलाउ है, 7 से स्टार्ट हो गए, 7 फिक्स हो गया, इधर 8 पे एंड हो रहा हो, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस पिन कोड के। अच्छा, इसके लिए सबसे इजी चीज ये है कि अगर आप इस तरह से प्लेसेस हो तो आप देखें कि ये प्लेस कितने डिजिट से फिल हो सकती है। ये प्लेस फिल हो सकती है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, 10 डिफरेंट वेज में ये प्लेस फिल हो सकती है। और फिर क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो 10 डिजिट से 10 आइटम से ये प्लेस भी फिल हो सकती है और 10 आइटम से ये प्लेस भी फिल हो सकती है। तो यानी कि देयर आर टोटल 10 into 10 into 10 यानी कि 1000 डिफरेंट वेज आप रेंडमली अगर एक कोड सेलेक्ट करेंगे तो उनमें से 1000 डिफरेंट कोड्स ऐसे हैं, 1000 डिफरेंट कोड्स आर सच लाइक कि वो 7 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स जो कि 7 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रहे हैं। उसका सवाल कुछ और है। उसने ये कहा है कि अगर एक बंदा रेंडमली एक पिन कोड बनाए, वो किसी भी नंबर से शुरू होकर किसी भी नंबर पे खत्म हो सकता है। हाँ, शुरू होने में एक लिमिटेशन है कि 0 या 1 से शुरू नहीं हो सकता। तो बताएं कि इस चीज के कितने चांसेस हैं कि जो उसने रेंडमली जो नंबर चूज किया है वो 7 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रहा है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है सैंपल स्पेस के अंदर, जिनको हम कहते होते हैं रिक्वायर्ड आउटकम्स, वो तो है 1000। अगर मैं नीचे लिख दूं कि टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1000 की। तो मैं फाइंड आउट करने लगा हूं टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं उनमें फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो शुरू जो है वो 0 या 1 से नहीं हो सकता।
तो उसका ये मतलब है कि ये वाली प्लेस जो है ये 8 डिफरेंट तरीकों से फिल की जा सकती है। 8 डिफरेंट तरीके क्या है कि ये 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 8 के 8 में से कोई एक डिजिट जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद अगली उसने कोई लिमिटेशन नहीं बताई, तो ये जो है यहाँ पे भी 10 में से कोई एक आइटम आ सकता है, यहाँ पे भी 10 में से कोई एक आइटम आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली क्या है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 80,000। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं जो कोई भी आदमी सोच के बना सकता है वो है 80,000। लेकिन हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें कि एक नंबर जो 7 से शुरू होकर 8 पे खत्म होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो हम लोग टोटल 80,000 में से वो 1,000 कॉम्बिनेशन हैं जो हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यानी कि 1/80 इज द आंसर। कि ये प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदा रैंडमली एक नंबर चूज करेगा तो वो 7 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.38 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। ये भी सवाल आपका रिपीट हो गया है। ये सवाल हम लोगों ने इससे पहले शायद 2 दफा देख लिया है। आई डोंट नो ये क्वेश्चन इतने सारे क्यों रिपीट हो रहे हैं। 5.11 इज द क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने किया हुआ है। तो 5.11 वाला जो क्वेश्चन है ये अब आपने देख लेना है। मैं वापस जा रहा हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 5.11 is the question. Find the probability of making 5-digit number from these digits in such a way that 7 is the first number and 8 is the last number. ये I'm sure अब आप कर सकते हैं कि आपके पास एक 5-digit नंबर है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया है 5.37, उसमें भी किया है ये काम। क्वेश्चंस रिपीट इसलिए किए गए हैं ताकि आपको अगर एक जैसा सवाल नजर आए और आपको उसमें दिक्कत हो तो आप उसे वीडियो से कर लें और फिर उसके बाद जब आप दूसरी दफा करें तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ना हो। 5.37 कि वो स्टार्ट होता है जी 7 से और एंड होता है 8 पे। तो यानी कि ये तो फिक्स हो गए ना 2 नंबर्स। अब आपके पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है जी, और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो आप ये बताइए कि कितने आपके जो है ना वो 5 डिजिट नंबर्स इस तरीके से बन सकते हैं। तो वो आपके पास 7 भी चला गया, 8 भी चला गया। तो आपके पास ये 3 प्लेसेस हैं। इन 3 प्लेसेस में आपने ये 3 आइटम्स फिल करने हैं। तो पहली प्लेस 3 आइटम से फिल हो सकती है, दूसरी प्लेस 2 आइटम से और तीसरी प्लेस 1 आइटम से फिल हो सकती है। अगर उसने स्पेसिफिकली ये ना बताया हो कि रेपिटेशन अलाउ है तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो अगर आप गौर से देखें तो देयर आर 6 डिफरेंट वेज, 3 into 2 into 1, 6 डिफरेंट वेज हैं जिनमें इन 5 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए एक नंबर बनेगा और वो 7 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रहा होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने। यानी कि ये देखना है कि अगर कुछ भी फिक्स ना किया जाए तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया ना, मेकिंग ए 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात करें कि हमारे पास 5 प्लेसेस हैं और उनमें 5 डिफरेंट टाइप की परम्यूटेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो 5p5 इज इक्वल टू 120। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि 5 डिजिट्स के हम बना सकते हैं व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वो है 120। उनमें से वो वाले जो 7 पे शुरू होके एंड पे खत्म होते 8 पे खत्म होते हैं वो है 6। तो इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी इज 6/120, या हम इसे कह सकते हैं कि 1/20। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 540 पे चलते हैं जी। A 5-digit PIN code can begin with any number except 0 and 9. If repetition of the same digit is allowed, probability of PIN code beginning with 3 and ending with 5 is this. 5.37 हम लोगों ने किया था, सेम क्वेश्चन है जी बिल्कुल, और फर्क सिर्फ ये है कि उसमें कुछ नंबर्स का फर्क है। तो वो अगर आपको वो समझ आ गई है तो आई एम श्योर कि आप ये सवाल भी कर सकते हैं। 5.41 की तरफ चलते हैं। रजा wants to save money over a period of 10 years in order to meet the expenses to be incurred on higher education of his son. He recently invested a sum of rupees 200,000 and planned to further invest
ये तो जनाब ये इसका फाइनेंस का क्वेश्चन है. लेट्स शिफ्ट इट टू द फाइनेंस. अभी इसको यहाँ पे हम लोग नहीं करते. XYZ company has developed a new product which would earn a revenue of 90 million during the first year. Thereafter, the revenue would decline by 10% each. Calculate the revenue that the company would be able to earn over the lifetime of the product. अच्छा जी, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है जो कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. कॉमन रेशो जो है डेट इज 0.9, क्योंकि हर दफ़ा 10% रिडक्शन आ जाती है. और रेवेन्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर A1 जो है ये 90 मिलियन है. और आपने सम ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करने हैं, विच इज A ओवर 1 माइनस 0.1 माइनस R. ठीक है जी. 90 ओवर 1 माइनस 0.9 यानी कि 90 ओवर 0.1 यानी कि 900 मिलियन इज द आंसर. तो चलें, ये छोटा था, यहीं पे हमने सॉल्व कर लिया. 43 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट. ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा. इसमें से कौन सी बात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ठीक नहीं है, यानी कि रॉन्ग है. Both tail of the distribution approaches and meet the horizontal axis at a finite but high value. ठीक है जी, ये बात ठीक नहीं है. हम ये कहते हैं कि दोनों टेल्स जो हैं वो मिलती ही नहीं है, never meets. ठीक है जी, तो ये बात जो है ये रॉन्ग है. उसने कहा कि जी मिल जाती हैं फ्यूचर में एक फाइनाइट बट हाई वैल्यू के ऊपर. हायर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स टू ए फ्लैटर कर्व. अगर किसी आइटम की स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी तो उसकी कर्व जो है वो फ्लैट बनेगी. ठीक है, ये बात ठीक है, करेक्ट है ये बात कि जो इसकी जो हाइट है ये डिपेंड करती है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल है तो हाइट ज़्यादा होगी. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बड़ी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हायर का मतलब है कि वो एक फ्लैटर कर्व है. ये फ्लैट है, ये टॉल कर्व है. तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी होती है तो शेप जो है वो हाइट उसकी ज़्यादा होती है, और अगर फ्लैट हो स्टैंडर्ड डेविएशन हायर हो तो शेप उसकी फ्लैट होती है. तो ये करेक्ट है. द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एंड सो टोटल्स 1, ये भी करेक्ट है. इट इज डिस्क्राइब बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बात भी ठीक है. तो जो बात गलत है वो सिर्फ यही है ऑप्शन ए कि बोथ टेल्स जो हैं ये मीट नहीं करती एक्स एक्सिस को. दे अप्रोचेस बट नेवर मीट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट. इनमें से करेक्ट बतानी है. इसका मतलब है कि 3 गलत होंगी. पहली चीज, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एंड सो टोटल्स टू 1%, ये करेक्ट है. द फ्लैटर द कर्व द हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, ये बात हमने पीछे भी डिस्कस की थी कि जब कर्व फ्लैट होती है उसका मतलब है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हायर है. तो यस, ये बात भी ठीक है. तो उसने तो कहा था करेक्ट बताएं, 2 करेक्ट निकल आए हैं. अब डेफिनेटली आगे कोई ना कोई ऑप्शन ऐसी होगी जो ये कह रही होगी कि ए और बी बोथ आर करेक्ट. हम सी को पढ़े बगैर भी लॉजिकली सोचें तो हम ऑल आर करेक्ट को टिक कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से एक तो ठीक होनी ही होनी है. और क्योंकि उसने कहा है कि करेक्ट फाइंड आउट करें और 2 करेक्ट निकल आई हैं तो फिर तीसरी भी लाजमी तौर पे करेक्ट होगी, तभी तो सारी चीजें लॉजिकली ठीक बैठेंगी. खैर बहरहाल हम तीसरी ऑप्शन को पढ़ भी लेते हैं. द कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. कर्व जो है ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से बनती है, तो ये बात भी करेक्ट है. तो ऑल आर करेक्ट, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट मेक्स रैंडम गैस. रैंडम गैस कर रहा है जी, बच्चा तैयार नहीं है, ये तो अपनी अपनी कहानी लग रही है. और 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं एक क्विज के अंदर, यानी कि 10 क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं. तो यानी कि आप तुक्के से जब लगाएंगे तो वो ट्रू और फॉल्स के दरमियान में आपने टिक क्रॉस करना है. ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. तो आप रेंडमली लगाएंगे तो हो सकता है कि आप ठीक पे टिक लगा दें, हो सकता है आप गलत पे टिक करा दें.
तो दो पॉसिबल ऑप्शन हैं, इसलिए आपके रैंडम गेस के ठीक होने के चांसेस 50% हैं। अगर आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करें दो में से तो आपके ठीक सिलेक्शन के चांसेस 50% होते हैं। क्वेश्चन ऑन ए क्विज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन करेक्ट आंसर, कम से कम एक करेक्ट लग जाए इसके कितने चांसेस हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी कि करेक्शन है जी, ये कम से कम एक, यानी कि एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इस तरह के जो टेस्ट के अंदर आप तुक्के लगाने बैठ जाते हैं ना, ये बाइनोमियल के क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी टेस्ट है उन सब में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 50% और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होती है वो भी होती है जी 50%। तो 50-50 चांसेस होते हैं कि आप ठीक सॉल्व कर पाएंगे और 50% चांसेस होते हैं कि आप गलत सॉल्व कर देंगे उसको। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, आपने रैंडम गैसेस लगाने हैं कितनी दफ़ा? 10 क्वेश्चंस के अंदर, तो आपका n हो गया 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 50% है, q भी 50% है, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम इन सब की 10 दफ़ा कैलकुलेशन कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाली, या हम ये कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करके उसी आंसर पे आ जाएंगे। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है जी, बाइनोमियल के केस में फार्मूला होता है जी NCx p पावर x q पावर n माइनस x। तो आपको चाहिए 10c 0, 0.5 रेज टू पावर 0 एंड 0.5 रेज टू पावर 10। तो ये होगा जी 1 माइनस, और 0 के आने की प्रोबेबिलिटी है जी 10c 0 मल्टीप्लाई बाई 0.5 रेज टू पावर 0। इसको हम ना भी लिखते तो खैर थी, लेकिन चले मैं आपको लिख रहा हूँ 0.5 रेज टू पावर 10, तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1024। और अगर हम 1 माइनस आंसर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 99.90%। तो उसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ये 99.90% आ जाएंगे चांसेस कि कम से कम जो है वो एटलीस्ट 1 इज़ करेक्ट। तो इसको तो बहुत ज़्यादा वैसे भी हैवी चांसेस बन जाते हैं।